Hello, good evening. So, let's start with our first question. Our first question is Milton's last Horton poem. Okay? हमें ये बताना है कि मिल्टन की लास्ट हॉर्टन पोएम कौन सी है. ओके, तो वो है लिसिडस. अब ये हॉर्टन पोएम ये किसको कहते हैं, ये क्या है? तो जो पीरियड था 1632 से लेके 1637 तक का, ओके, मिल्टन ने वो स्पेंड किया था एट हिज फादर्स कंट्री होम इन हॉर्टन. ओके, और वहाँ पे उसने स्पेंड किए ऑलमोस्ट 6 years टू सॉलिटरी रीडिंग एंड स्टडी. ओके, वहाँ पे एकांत में उन्होंने रीडिंग की, स्टडी की. तो इस पीरियड को कहा गया हॉर्टन पीरियड. और इसी पीरियड में मिल्टन के काफ़ी पॉपुलर वर्क भी आए, जैसे कि एल एलिग्रो आया, इल पेंसरोसो, आर्केड्स, कॉमर्स, है ना, ये दो वो आए, कॉमर्स और आर्केड्स मिल्टन के आए. मास्क और लिसिडस जो क्या माना गया उनका लास्ट हॉर्टन पोएम. ओके, और हॉर्टन में मिल्टन ने सीखी लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, फ्रेंच, स्पेनिश एंड इटालियन. ओके, मिल्टन ने ये सब वहाँ पे जो सॉलिटरी में टाइम स्पेंड किया, तो उन्होंने ये सब सीखा और उनके ये काफ़ी पॉपुलर वर्क भी आए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मिल्टन विड्रॉ हिमसेल्फ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इन 1632 आफ्टर टेकिंग विच डिग्री. ओके, तो हमें ये बताना है कि 1632 में मिल्टन ने कौन सी डिग्री ली थी. ओके, तो मिल्टन ने ली थी एमए की डिग्री. मिल्टन ने कैम्ब्रिज में लगभग स्पेंड किया था. इस समय पूछा ना, बताया ना क्वेश्चन में कि यूनिवर्सिटी, तो किस यूनिवर्सिटी की बात हो रही है? कैम्ब्रिज की. तो वहाँ से उन्होंने एमए की डिग्री ली और इसी के बाद 1632 की बाद ही वे कहाँ पे चले गए? अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, अपने फादर की कंट्री होम हॉर्टन में. ओके, तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्ट हो गए. अब आपको समझ भी आ गया होगा. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन. बिटवीन 1639 and 1642, sorry, between 1639 and 1642 he made 4 draft for a work to be called. उसको क्या कहा गया? जो मिल्टन ने 1639 से लेके 1642 तक 4 ड्राफ्ट्स लिखे, तो उसको बोला गया एडम अनपैराडाइज्ड. ओके, मिल्टन ने एक डिटेल्ड आउटलाइन लिखी थी एक प्ले के लिए, मतलब एक ट्रेजेडी कहो आप एडम के लिए, जिसको कहा गया एडम अनपैराडाइज्ड. एडम अनपैराडाइज्ड. तो ये जो आउटलाइन थी दैट इज़ मच कॉमन विथ पैराडाइज लॉस्ट. ओके, ये भी याद रखेंगे. नेक्स्ट, हु रिमार्क्ड इनवियसली दैट नो डाउट. मतलब किसने ऐसा रिमार्क किया है, क्या करके? जलन महसूस करके. ओके, जेलस फील करके कि नो डाउट, कोई डाउट नहीं है. सम मॉल्डी टेल, मॉल्डी यानी कि आउटमोडेड, मतलब ऑब्सलीट, प्राचीन जो टेल हैं, कहानियाँ हैं, जैसे कि पेरिक्लीज. स्टेल, स्टेल किसको बोलते हैं? बासी. मे कीप अप प्ले क्लब, वो क्या कर सकती है? प्ले क्लब को क्या कर सकती है? कीप अप. ये वेन जॉनसन ने कहा था, थोड़ा सा इनिवियस वे में. ओके, थोड़ा सा जलन की भावना से. अपने ओट टू हिमसेल्फ उनका आया था 1629 में. ओके, इस तरह से उन्होंने पेरिक्लीज को क्रिटिसाइज किया था. ओके, और पेरिक्लीज का फुल टाइटल आपको बताइए, पेरिक्लीज प्रिंस ऑफ टायरे. ओके, 1608 के अराउंड आया था ये. और जॉन गावर, नाम सुना है आपने? नाम तो सुना ही होगा ऑब्वियसली. तो जॉन गावर ने इंट्रोड्यूस किया था ईच एक्ट विद ए प्रलोग, है ना. ईच एक्ट उन्होंने प्रलोग से इंट्रोड्यूस किया था जॉन गावर ने. ओके, और इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पेरिक्लीज के बारे में जो प्रीवियस ईयर में आया है, वो ये है कि पेरिक्लीज को फर्स्ट फोलियो से एक्सक्लूड कर दिया था. ओके, फर्स्ट फोलियो आया था ना शेक्सपियर का 1623 में, उससे इसको एक्सक्लूड कर दिया था. ओके, और फिर इसको इंक्लूड किया था सेकंड इशू ऑफ द थर्ड फोलियो. थर्ड फोलियो के सेकंड इशू में जो आया था 1664 में. ओके,
याद रखना है आपको, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ए लेडी विद ए गिटार बाई सैली इज इंस्पायर्ड बाई। टू ए लेडी विद ए गिटार शैली का है, तो वो किससे इंस्पायर्ड है, तो वो इंस्पायर्ड है टेम्पेस्ट से। ओके, टेम्पेस्ट के बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। और जो इसमें शैली हैं, शैली ने अपनी इस पोम में एडवर्ड विलियम्स उसको इमेजिन किया एज फर्डिनांड। टेम्पेस्ट के कैरेक्टर तो आपको पता ही होंगे ना, फर्डिनांड, मिरांडा, प्रोस्पेरो, एरियल, है ना। तो जो उन्होंने शैली जी हैं, शैली साहब ने, उन्होंने एडवर्ड विलियम को इमेजिन किया एज फर्डिनांड और जेन विलियम को इमेजिन किया एज मिरांडा और ख़ुद को इमेजिन किया एज एरियल। ओके, और इस तरह से उन्होंने अपना ये पोम लिखी, टू ए लेडी विद ए गिटार। किससे इंस्पायर होके? टेम्पेस्ट से। टेम्पेस्ट के मतलब जो करेक्टर थे उनको इमेजिन करके अपने करेक्टर बनाए। ओके, याद रखेंगे। और टेम्पेस्ट के बारे में इसको कंसिडर किया गया है लास्ट प्ले बाय शेक्सपियर। ओके, और इसमें एक मास्क था, देयर इज अ रेफरेंस, मतलब मास्क का रेफरेंस था इसमें एक्ट 4 में। ओके, और टेम्पेस्ट के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टेम्पेस्ट को कहा गया एक टेम्पेस्ट इज कॉल्ड ए ड्रामा ऑफ कल्चर। ओके, ड्रामा ऑफ कल्चर कहा गया, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। और इस प्ले ने फॉलो किया है क्लासिकल यूनिटीज़ को। क्लासिकल यूनिटीज, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। ओके, और पोस्ट कोलोनिज्म, जो पोस्ट कोलोनियलिज्म है ना, वो उसका क्रिटिसिज्म अप्लाई हुआ है किसमें? टेम्पेस्ट में। ओके, मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको इंक्लूड कर दिए। नेक्स्ट, द टाइटल ऑफ मार्शल प्राउस्ट नॉवल रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट इज टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है सोनेट नंबर 30 से। ओके, सोनेट नंबर 30 किसका? शेक्सपियर का, जो उन्होंने डेडिकेट किया था फेयर यूथ को। ओके, अब सोनेट नंबर 30 के बारे में आपको पॉइंट बताती हूँ कि मतलब रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, मतलब पुरानी बीतों को, पुरानी जो बीती हुई चीज़ें हैं उनको याद, है ना। तो ये टाइटल लिया है। तो सोनेट नंबर 30 में ऐसा क्या था, मैं आपको बताती हूँ। पहले तो इसका आप टाइटल समझ लो, व्हेन टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। ओके, व्हेन टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, है ना ये। और जो इसकी ओपनिंग लाइन है वो इंट्रोड्यूस करती हैं कोर्ट इमेजरी को। ओके, और जो इसमें पोएट हैं उनकी शेक्सपियर हैं, वो क्या कर रहे हैं? लुक्स बैक, वो देखते हैं किसमें? एंगुस में, अपनी पास्ट लाइफ को, मतलब किससे थोड़ा उसमें देखते हैं, मतलब जो पास्ट की चीज़ें, जब हमारी लाइफ में कुछ पास्ट में हुआ होता है सोरोफुल और हमें उसकी याद आ जाए तो वो हमें क्या करता है? दुख देती है ना वो बात। तो वो पोएट क्या कर रहे हैं? रिमेंबर, याद कर रहे हैं सोरो को, लॉस जो उनकी लाइफ में हो चुके हैं। ओके, तो मतलब स्टार्टिंग में वही है और बाद में जब कंक्लूड करते हैं वो कपलेट शेक्सपियर, तो फिर उसमें वो याद करते हैं किसको? अपने फ्रेंड को। फ्रेंड कौन? फेयर यूथ, जिसको डेडिकेट किया है। तो फिर उनको थोड़ा कंफर्ट मिलता है पोएट को, किससे? अपने पास्ट के सोरो से, अपने पास्ट के दुख से। ओके, नेक्स्ट, द फेमस एक्सप्रेशन सिकल आर कम्स एट द एंड इन विच। अब हमें बताना है कि ये जो वर्ड है ना सिकल आर, काफ़ी पॉपुलर वर्ड है, ये कहाँ पे आया है? ये आया सोनेट नंबर 126। सिकल आर का मतलब क्या होता है? सिकल आर मतलब टाइम क्या है? चेंजेबल है। ओके, आज कुछ है, कल को कुछ डेफिनेटली परिवर्तन होगा ही। ओके, और कैसा है? इनकॉन्स्टेंट, लगातार चलने वाला, है ना, निरंतर चलने वाला। तो जो चीज़ें आज हैं वो कल आने वाले समय के बाद क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी, ऑब्वियसली चेंज होंगी। तो जो ये फेमस एक्सप्रेशन है सिकल आर, ये आया है हमारे सोनेट नंबर 126 में। और मतलब इसमें यही कहा है कि टाइम कैसा है? डिस्ट्रक्टिव है ना। टाइम क्या कर देता है? आपने देखा होगा, मैंने आपको सोनेट शेक्सपियर के सोनेट में, मतलब आपके शेक्सपियर के सोनेट के बारे में पहले भी बताया है, पहले वाले वीडियो में। तो क्या कर देता है? टाइम डिस्ट्रॉय कर देता है किसको? ब्यूटी को, वो भी फेड अवे हो जाती है ना। इस तरह की बातें आई हैं इसमें सोनेट नंबर 126 में। और सोनेट नंबर 126 के बारे में आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि इट हैज़ ओनली
12 लाइन्स। केवल इसमें कितनी लाइन है? 12 लाइन है। ओके, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसिस मेयर्स इन पैराडिस टामिया में और बिट्स ट्रेजरी, उन्होंने प्रेज किया है, मतलब प्रशंसा की है, क्या क्या कि द सुगर्ड सोनेट्स, मतलब शेक्सपियर के सोनेट को कैसा कहा है? सुगर तो समझते हो ना, मीठा, मतलब मीठे मतलब एक तरह से तारीफ़ की है, मतलब भरे हैं वो। उन्होंने फ्रांसिस मेयर ने एक तरह से आप कह सकते हो कि किसी चीज़ को प्रशंसा करते हुए उन्होंने क्या किया? सोनेट को पर्सोनिफाई किया है, तो उनको बोला है सुगर सोनेट्स। तो किसके सोनेट को बोला है ये बताना है। तो ये बोला है शेक्सपियर के सोनेट को। ओके, और वर्ड्सवर्थ ने क्या बोला था शेक्सपियर के सोनेट के बारे में? आपको पता होगा, बहुत ही पॉपुलर लाइन है कि विद दिस की, अपने इस की से, की किससे? सोनेट से। विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, शेक्सपियर ने क्या कर दिया? अनलॉक कर दिया उनका हार्ट। ओके, शेक्सपियर के सोनेट को बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है। अब आपको याद रखना है कि फ्रांसिस मेयर ने पैराडिस टामिया, ओके, यहाँ से आपको ये पॉइंट भी मिल गया कि पैराडिस टामिया, ओके, फ्रांसिस मेयर्स का है, इसमें प्रशंसा की है किसके बारे में? शेक्सपियर के सोनेट के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अफेक्शन इज ए कोल दैट मस्ट बी कूल्ड। अफेक्शन क्या है? इसने क्या है? एक कोयले की तरह है, जिसे क्या किया जाना चाहिए? कूल्ड, ठंडा किया जाना चाहिए। समझ गए इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जैसे अफेक्शन क्या होता है ना, जब हमें किसी से स्नेह होता है तो वो कैसा है? कोयले की तरह होता है, मतलब क्या कर देगा? ज़्यादा किसी से लगाव होता है, प्यार होता है, तो वो भी तो हमें किस तरफ ले जाता है? वो कहाँ लीड करता है? हमें बर्बादी की तरफ लीड करता है ना? तो उसको भी क्या करना चाहिए? दैट मस्ट बी कूल्ड, उसको थोड़ा कूल करना चाहिए। ये वीनस एंड एडोनिस में आया था। ओके, 1593 में। वीनस एंड एडोनिस के बारे में 3-4 लाइन बहुत ज़्यादा, मतलब 3-4 पॉइंट काफ़ी पॉपुलर है, मैं भी बता रही हूँ आपको। और बस आप ये पॉइंट याद रख लो, तो वीनस एंड एडोनिस से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, एक पोएम है वीनस एंड एडोनिस, 6 लाइन स्टैंजा है। ओके, जो उसका प्लॉट है वो बेस्ड है किस पे? ओविड के मेटामॉर्फोसिस पे। ओके, ये लिखा है सेस्टा रीमा में। ओके, और इट इज़ कॉल्ड इपीलियन, इसको इपीलियन कहा गया। इपीलियन मतलब मिनी इपिक। ओके, और ये डेडिकेट किया गया है हेनरी रोथ्सली को, अर्ल ऑफ साउथैम्पटन। ओके, और ये शेक्सपियर का फर्स्ट पब्लिकेशन है ना, और फर्स्ट प्रिंटेड किया गया था ये बाय रिचार्ड फील्ड के द्वारा इन 1593 में। ओके, और शेक्सपियर ने इसको बोला है फर्स्ट ईयर ऑफ माय इन्वेंशन। ओके, और इसमें 199 स्टैंजा है ऑफ 6 लाइन ईच। ओके, जो इसमें वीनस एंड एडोनिस है, इसमें जो गॉडेस होती है ना वीनस, वो क्या हो जाती है? इन्फेचुएट हो जाती हैं किससे? विद द यंग हंटर एडोनिस से, उसकी सुंदरता से, मतलब उस पर आकर्षित हो जाती हैं, मोहित हो जाती हैं, इन्फेचुएटेड हो जाती हैं। और एडोनिस क्या करता है? मना कर देता है। और वो क्या करता है? वो प्रेफर्स करता है क्या करना? टू गो हंटिंग, वो शिकार जाना पसंद करता है। तो अगले मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो डिस्कवर करती हैं, मतलब उसको ढूंढती हैं, तो उसकी जो बॉडी हुई है एडोनिस की, वो मतलब एडोनिस जो है मार दिया जाता है किसके द्वारा? एक वाइल्ड बोर, VOAR, एक वाइल्ड बोर के द्वारा मार दिया जाता है, एक भालू के द्वारा। और वीनस क्या करती है फिर? जो गॉडेस है वो क्या करती हैं? लैमेंट, विलाप करती हैं। ये इसकी स्टोरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लव कंफर्ट लाइक सनशाइन आफ्टर रेन, ये भी इसी की लाइन है। लव क्या करता है? कंफर्ट करता है ना, आराम देता है। जैसे रेन के बाद किससे कंफर्ट मिलता है? सनशाइन से, जब सूरज निकल जाता है बारिश के बाद तो अच्छा लगता है ना, ऐसे ही लव हमें कंफर्ट करता है। ये भी वीनस एंड एडोनिस की लाइन है। ओके, नेक्स्ट, ब्यूटी इटसेल्फ डोथ टू इटसेल्फ परsuade द आइज ऑफ मैन विदाउट एन ओरेटर, ये लाइन कहाँ से है? ओके, ये बताना है। तो ये लाइन है द रेप ऑफ लुक्रीज की, 1594 में आया था। इस कोर्ट में ये सजेस्ट किया गया है कि जो ब्यूटी है ना, द ब्यूटी जो है, ब्यूटी हैज़ द पावर, ब्यूटी के पास क्या होती है? खुद के पास पावर होती है क्या करने की?
टू कैप्टिवेट करने की, एंड कन्वेंस पीपल ऑल ऑन इट्स ओन, मतलब खुद कन्वेंस कर लेती है वो लोगों को, खुद कैप्टिवेट कर लेती है, मोहित कर लेती है सुंदरता, है ना। क्या कर रहे हैं, मतलब विदाउट एन ओरेटर, उसको ज़रूरत नहीं है, विदाउट एनी नीड फॉर इलेक्वेंट स्पीच, मतलब कुछ भी बोलने की। ओरेटर तो आपको पता ही है, वक्ता को बोलते हैं, तो उसको ज़रूरत नहीं है कुछ भी बोलने की। ओके, बिना किसी स्पीच के, बिना किसी स्टेटमेंट के ब्यूटी क्या कर लेती है, परसुएट कर लेती है किसको, द आइज ऑफ मैन। ओके, तो ये लाइन आई है द रेप ऑफ लुक्रीज में। ओके, कब आया था ये, 1594 में, याद रखना है आपको। और एक रेप ऑफ लुक्रीज एक नरेटिव पोएम है शेक्सपियर के द्वारा। किसके बारे में है, एक वो होती है लुक्रेशिया, एक लेजेंडरी लिखा गया है ये राइम रॉयल में। ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन में बना हुआ है। राइम रॉयल यानी कि 7 लाइन्स स्टैंजा। ओके, और ये डेडिकेट किया है किसको, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। जो ये इसकी जो थीम है वो बेस्ड है ओविड के मेटामॉर्फिसिस पे। ओके, और इसमें जो वो होता है ताराकिन, जिसका करेक्टर है। ओके, ताराकिन कौन है, किंग ऑफ रोम। वो क्या करता है, वो लुक्रेशिया का, मतलब लुक्रेटा का रेप कर लेता है। लुक्रेटा कौन है, वाइफ ऑफ कोलाटिनस। ओके, कोलाटिनस की वाइफ है, जो वहीं पे उनके एम्पायर में ही काम कर रहा होता है। ओके, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो लुक्रेटा होती है एक बहुत ही वर्चुअस लेडी थी, लेजेंडरी थी, तो वो क्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है, सी कमिट सुसाइड। तो फिर उसकी बॉडी को क्या कहता है, परेड, जो रोमन फोरम होता है ना, उसमें परेड किया जाता है किंग का जो नेफ्यू होता है, किंग का भतीजा। ओके, तो फिर इसमें इससे क्या होता है, एक रिवोल्ट, एक विद्रोह इंसाइटेड हो जाता है, एक विद्रोह खड़ा हो जाता है किसके अगेंस्ट, ताराकिन के। ओके, तो उसका हस्बैंड और दूसरे लोग उसके लेके क्या करते हैं, रिवेंज लेते हैं उसको। किसका किसका रिवेंज लेते हैं, जो उसने किसके साथ किया था, लुक्रेशिया के साथ किया था। बस यही है इसकी स्टोरी। ओके, नेक्स्ट, टाइम्स ग्लोरी इज़ टू काम कंटेंडिंग मतलब जो कंटेंडिंग मतलब विवाद, मतलब विरोध। जो समय की ग्लोरी है ना, समय का गौरव, वो क्या करता है, काम करता है किसको, मतलब शांत करता है किसको, जो किंग है कि कंटेंडिंग है, मतलब राजा का। टू अनमास्क फाल्सहुड, जो फाल्सहुड है ना, जो गलत है, उसको क्या करता है, अनमास्क, मतलब उस पर से मास्क हटा देता है। एंड ब्रिंग, और क्या लाता है, ट्रुथ टू लाइट, और लाइट मतलब उस पर क्या करता है, सच्चाई प्रकाश में लाता है। अब उसकी सच्चाई तो पता चलती है ना, ताराक्यून की, TARAQUIN, उसकी सच्चाई पता चल जाती है कि उसने लुक्रेटा के साथ ऐसे किया है। ओके, तो बाद में उसको पनिश होता है, वो उसको दंड मिलता है, उसका हस्बैंड और लोग मिलके उसको उससे रिवेंज लेते हैं। ओके, आप इसे समझ सकते हो। तो रेप ऑफ लुक्रीज की लाइन है ये भी। नेक्स्ट, विच पोएम डिस्क्राइब, कौन सी पोएम डिस्क्राइब करती है द फ्यूनरल ऑफ टू लवर्स, दो लवर का फ्यूनरल। फ्यूनरल आपको पता ही होगा। ओके, मतलब दाह संस्कार एक तरह से। तो ये है फोनिक्स एंड टर्टल की बात। ये थोड़ा डाउटफुल ऑथरशिप में है। ओके, सो शेक्सपियर की है। तो इसमें क्या होता है, एक एलागोरिकल पोएम है, आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी है, और इसमें दिखाया है मिस्टिकल नेचर ऑफ लव। और जो पोएम है वो डिस्क्राइब करती है फ्यूनरल दो लवर का। दो लवर कौन है, फोनिक्स और टर्टल। फोनिक्स किसका सिंबल है, सिंबल ऑफ इमोर्टैलिटी। ओके, और टर्टल सिंबल है सिंबल ऑफ फिडेलिटी का सिंबल है। ओके, तो इनका दिखाया है फ्यूनरल द फोनिक्स एंड टर्टल में। ओके, नेक्स्ट, ए लवर्स कंप्लेन इज इन, लवर्स कंप्लेन किस में है, ये राइम रोल में है। ओके, सोनेट है एक, राइम रोल आपको पता है 7 लाइन। ओके, ये भी थोड़ा डाउटफुल ऑथरशिप में आता है शेक्सपियर के, लेकिन शेक्सपियर का ही माना जाता है। एक इसमें क्या होता है, एक डिस्ट्राउट यंग वुमेन होती है हु हैज़ बीन बिट्रे, जिसको धोखा दे देता है कौन, उसका लवर। तो वो डिलीवर करती है एक मोनोलॉग टू
एन एज्ड सेफर्ड, एक जो सेफर्ड होता है ना बूढ़ा, मतलब ज़्यादा एज का, उससे क्या करती है, मोनोलॉग डिलीवर करती है। ओके, एक मतलब उसको उसके लवर के द्वारा धोखा मिलता है ना, उसको छोड़ देता है, तो ये सब है इसमें। तो वो एक कंप्लेन कर रही होती है, तभी तो सोनेट का नाम क्या है, ए लवर्स कंप्लेन, आपको लग ही रहा है। एक नैरेटिव पोएम है जो पब्लिश हुई थी 1609 के क्वार्टो में, 1609 क्वार्टो ऑफ शेक्सपियर सोनेट। ओके, याद रखना है, राइम रॉयल में है। ओके, नेक्स्ट, हु वर अमंग द क्रिटिक्स क्लेमिंग दैट, कौन क्रिटिक्स क्लेम कर रहा है कि ही हैड करप्टेड द लैंग्वेज विद फॉल्स बिट, पंस एंड एम्बिग्यूटी। ओके, कौन ऐसे क्रिटिक्स क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है? तो ड्राइडन एंड जॉनसन का जो अर्ली क्रिटिसिज्म था ना शेक्सपियर के बारे में, मतलब जो शेक्सपियर का अर्ली क्रिटिसिज्म था उसमें क्रिटिसाइज ज़्यादा किया गया है, थोड़ा बाद में उनको प्रशंसा मिलने लगी थी, तो उसमें अलग तरह की उनको अप्रिसिएट किया गया है। तो लेकिन जब शुरू में क्रिटिसाइज किया था तो उन्होंने बोला था शेक्सपियर के बारे में कि उसने क्या कर दिया, लैंग्वेज को करप्ट कर दिया है, भ्रष्ट कर दिया है अपनी फॉल्स, झूठी, किससे, विट से, पन, पन मतलब वही प्ले ऑन वर्ड्स, और एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी मतलब जहाँ चीज़ें क्या ना हो, क्लियर ना हो, अस्पष्ट हो। तो ऐसा मानना ड्राइडन एंड जॉनसन का था। ओके, और वैसे जो शेक्सपियर है ना उसने क्या किया था, क्रिटिसाइज किया गया था, वो क्या उसने मिक्स किया था, किसको, कॉमेडी और ट्रेजिडी को, तभी तो उन्होंने एक नया जॉनर लिखा था ना, ट्रेजी कॉमेडी। ओके, तो उनको क्या किया गया, उनको स्टार्टिंग में जब उन्होंने इस तरह से लिखा तो क्रिटिसाइज किया गया, और वो फेल थे। कैसे फेल थे, वो क्या नहीं फॉलो करते थे, क्लासिकल यूनिटीज़ ऑफ टाइम एंड प्लेस, वो उसको फॉलो नहीं करते थे, तो इसलिए भी उनको क्रिटिसाइज किया गया। और मतलब जो क्लासिकल ड्रामा का एक वो था, एक क्राइटेरिया था, वो उसको फॉलो नहीं करते थे कि उसमें फॉलो करना है यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस, तो उनको क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन सैमुअल जॉनसन ने उनको डिफेंड किया है इस बात के लिए, क्लासिकल जो रूल्स है ना ये, जो उन्होंने फॉलो नहीं किया है यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस, उसके लिए उन्हें डिफेंड किया है। वैसे शेक्सपियर ने जो ये ट्रेजी कॉमेडी मिक्स करके लिखा है, तो इसमें मैं इस बात से एग्री करती हूँ, क्योंकि अब हमारी लाइफ में ऐसा भी तो नहीं होता ना कि हर समय ट्रेजेडी ही चल रही है, या फिर हर समय हमारे साथ अच्छा हो रहा है, कॉमेडी चल रही है, तो हमारी लाइफ भी तो एक मिक्स ही होती है ना। तो ट्रेजी कॉमेडी अगर उन्होंने लिखी है मतलब एक मिक्स करके, तो और उनको क्रिटिसाइज किया गया है, तो इसमें कुछ इतना कुछ वो है नहीं क्रिटिसाइज करने जैसा। ओके, नेक्स्ट, द विंटर्स टेल टाइटल इज़ इंस्पायर्ड बाई, जो विंटर्स टेल का जो ये टाइटल है ये इंस्पायर्ड है कहाँ से, तो ये इंस्पायर्ड है जॉर्ज पील का प्ले है द ओल्ड वाइफ्स टेल। ओके, 1580 में आया था, ये इससे इंस्पायर्ड है। जो इसका मेन प्लॉट है विंटर्स टेल का, वो लिया गया है, आपने सुना होगा, रॉबर्ट ग्रीन के पेस्टोरल रोमांस पेंडेस्टो से। ओके, पेंडेस्टो से लिया गया है, पेंडेस्टो 1588 में आया था, या फिर आप कह सकते हो द ट्रम्प ऑफ टाइम। ओके, वहाँ से लिया गया है। और जो फर्स्ट हाफ है इस प्ले का, किसका, विंटर्स टेल का, वो किस पे सेंटर है, मतलब वो किस पे केंद्रित है, जो किंग लियानोटीज़ है सिसिलिया का। आपने समरी तो पढ़ी होगी इसकी, विंटर्स टेल की, नहीं पढ़ी तो समरी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी सारे प्ले की। ओके, तभी आपको समझ में आएगा। तो जो किंग लियोनिटीज़ है सिसिलिया का, उस पर केंद्रित है। तो जैसे ओथेलो होता है ना, ओथेलो में क्या होता है, वो ही इज़ जेलस ऑफ हिज वाइफ, अपनी वाइफ से जलन करता है। ऐसे ही इस प्ले का है कुछ सीन, इसमें वो हरमोइन यानी कि अपनी वाइफ से, जो किंग है लियोनिटीज़, वो जेलेसी फील करता है जब वो टाइम स्पेंड करती है ना, किसके साथ, किंग पोलिक्सनेस ऑफ बोहेमिया, बोहेमिया का राजा होता है किंग पोलिक्सनेस, उसके साथ टाइम स्पेंड करती है हारमोनी। ओके, इस प्ले की हीरोइन है, तो वो क्या करता है, वो जेलस फील करता है। तो इसी तरह की कुछ, जैसे ओथेलो में डेस्डेमोना से करता है वो, इसी तरह का कुछ वो है इसमें। ओके, और इसमें क्या होता है ना, जब वो ऐसे फील करता है ना, तो उसमें इससे उससे क्या होता है, उसकी डेथ दिखा देते हैं मतलब, लेकिन वो मरती नहीं है, जैसा आपने बॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा
कि पहले ऐसा दिखा देते हैं वो मर गया और बाद में उसको जब दी एंड होने वाला होता है तो उसको ज़िंदा दिखा देते हैं। ऐसे ही इसमें दिखाया है रिजरेक्शन, क्या बोलते हैं उसको, रिजरेक्शन। एक कॉमन मोटिव है इस रोमांस में, विंटर्स टेल में। ओके, और शेक्सपियर ने इसको डिफाइन किया है विंटर्स टेल को एज वन ऑफ जेंटल मेलनकली। ओके, वन ऑफ द मतलब उसको बोला है जेंटल मेलनकली बोला है विंटर्स टेल को। ओके, और इस सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी तक नहीं बताया वो ये है कि इसमें टाइम आता है, टाइम एज ए कोरस अपीयर होता है इस प्ले में, एक्ट 4 सीन फर्स्ट। ओके, और इस में जो है जो टाइम एज ए कोरस आता है इसमें 16 ईयर्स का गैप दिखाया है। ओके, जैसे आपने मूवीज़ देखी होंगी तो उसमें लिखा जाता है शुरू में कि 25 साल बाद, ऐसे ही इसमें दिखाया है 16 साल का गैप। ओके, नेक्स्ट, द सी एंड द मिरर, एक कॉमेंट्री ऑन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट 1944 इज़ ए लॉन्ग पोएम बाय, ये किसके द्वारा लिखी है कॉमेंट्री द सी एंड द मिरर, ये लिखी है W.H. ऑर्डन ने। ओके, और ऑर्डन ने इसको रिगार्ड किया है, इसको सम्मान दिया है। याद हमें इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो टेम्पेस्ट है वो किसका है, शेक्सपियर का है, तो इसलिए हमें याद करना पड़ेगा। कॉमेंट्री की स्पेलिंग इसमें रॉन्ग लिखी है, तब से मेरा ध्यान इसी पे जा रहा है, COMMENTARY। ओके, तो इसमें W.H. ऑर्डन ने रिगार्डेड दिस पोएम एज माई आर्ट्स पोइटिका, माई आर्ट्स पोइटिका बोल करके बोला है W.H. ऑर्डन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हेट हाफ हर्टेड फ्रेंड्स, मैं मतलब नफरत करता हूँ किससे, हाफ हर्टेड फ्रेंड्स। जो अब हाफ हर्टेड फ्रेंड्स किसको अच्छे लगते हैं, किसी को अच्छे नहीं लगते, सबको अपने सब कैसे दोस्त चाहिए, सच्चे दोस्त चाहिए। हाफ हार्टेड मतलब जो दिल से अपना ना माने, है ना, आधे दिल से हो हमारे साथ, मतलब इस तरह की भावना रखता हो, तो ये लाइन आई है लॉयल्टीज़ में, और लॉयल्टीज़ में कहता कौन है, मैबल कहती है। ओके, करेक्टर है MABEL, समरी आपने आई थिंक पढ़ी होगी। ओके, 1922 में आया था लॉयल्टीज़। ओके, ये एक प्ले है 3 एक्ट का। ओके, गाल्सवर्थ ने इसको डिस्क्राइब किया है कि दिस इज़ द ओनली प्ले ऑफ माइन, उनको इतना कॉन्फिडेंस था लॉयल्टीज़ के लिए कि ये एक ऐसा प्ले है मेरा विच आई वॉज एबल टू से, मतलब मैं कह सकता हूँ कि व्हेन आई फिनिश्ड इट, जब मैं इसको फिनिश कर दूंगा, नो मैनेजर विल रिफ्यूज़ दिस, कोई भी मैनेजर इसको मना नहीं करेगा। मतलब उनको ऐसा लग रहा था, इतने कॉन्फिडेंट थे वो इसको लिखते हुए कि कोई इसको मना नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट, हु रोट द वर्क टू एसे ऑन कॉनराड, मैंने आपको जैसे ही बताया था ऑलरेडी कि हमें पॉपुलर वर्क तो याद रखनी ही रखनी है, लॉयल्टीज़, गाल्सवर्दी का, सिल्वर वॉक्स, है ना, ये तो हमें पता ही है सबको, आइलैंड फेरेसेस के, फोर्साइट सागा सीरीज, लेकिन हमें वो वर्क भी याद रखने हैं जो हमारे थोड़े कम सुने हैं, है ना, जो हमने कम मतलब पढ़े हैं जिनके बारे में, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर में आपने देखा होगा, मैंने क्या आपने भी देखा होगा कि जो मतलब हमारे कम सुने वर्क होते हैं उससे लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे कि ये वर्क दे दिया और पूछ लिया कि किस राइटर ने लिखा है, तो ये ऐसा ही वर्क है जो आपने कम सुना होगा, टू एसे ऑन कॉनराड। ओके, तो ये किसने लिखा था, जॉन गाल्सवर्दी ने। ओके, नेक्स्ट, द टेक्निकल नेम फॉर अ डिस्क्रिप्शन यूज्ड इंस्टीड ऑफ द नेम इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं प्रोसोपोपोइया। ओके, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो कोई अब्स्ट्रैक्ट थिंग होती है ना उसको पर्सोनिफाई किया जाता है, आप कह सकते हैं एक काइंड ऑफ पर्सोनिफिकेशन, एक प्रकार का पर्सोनिफिकेशन कह सकते हैं आप इसको। ओके, मतलब जैसे एक ऐसा जिसमें कोई इमेजिन्ड, कोई चीज़ हमने इमेजिन की, कोई चीज़ अब्सेंट है या फिर कोई डेड थिंग है, उसको रिप्रेजेंट कर दिया एज स्पीकिंग, उसको लिविंग दिखा दिया, लिविंग बीइंग के रूप में। ओके, नॉन लिविंग को, और इसका एग्जांपल मैं आपको एक बताती हूँ, विजडम सिंग्स, विजडम सिंग, विजडम गाती है हर ओन प्रेजेस, अपनी खुद की प्रशंसा। तो
जब जिनके पास बुद्धिमत्ता होती है उनकी सब प्रशंसा करते हैं, लेकिन विजडम सिंग्स हर ओन प्रेजेज, तो विजडम खुद थोड़ी ना गाएगी, विजडम नहीं गा सकती ना। ओके, तो इस तरह से इसमें क्या हो गया, पर्सोनिफाई हो गया। ओके, इसमें इसको पर्सोनिफाई कर दिया। तो इस तरह से जो मतलब एग्जाम्पल होंगे वो किसके होंगे, प्रोसोपोपोइया के होंगे। ओके, याद रखेंगे हम। ओके, थैंक यू।